भारतवर्ष के अस्तित्व की इस निर्णायक लड़ाई में केवल एक ही अंतिम परिणाम संभव है, हमारी सम्मिलित और साझा विजय। तीनों महान शक्तियां और उनके सभी सहयोगी सदैव अमर रहें। हमारा स्वतंत्र भारत सदैव अमर रहे। You might tell us, please, when you expect to leave for London for the second roundtable conference. I have no notion. And I don't expect to go here if the Hindu-Muslim question is not satisfactorily solved. If England grants your demands, Mr. Gandhi, do you intend to have complete prohibition in the new Indian states? Oh, yes. Absolute prohibition? Absolute. And do you intend also, if India wins its independence, to abolish child marriages? I should very much like to, even before. If England does not grant your demands, are you prepared to return to jail again? I am always prepared to return to jail. Would you be prepared to die in the cause of India's independence? It is a bad question. If you go to the second roundtable conference, will you go attired in native Indian dress or will you prefer European dress? I shall certainly not be found in European dress, and if the weather permitted, I should present myself exactly as I am today. Yes. And if the King of England invited you to dinner at Buckingham Palace, you would go in your customary Indian dress? In any other dress, I should be most discourteous to him, because I should be जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये देश नहीं मिटने दूंगा। ये देश नहीं झुकने दूंगा।
To the Indians, Jagannath is the lord of the earth. Once a year when they celebrate his festival and draw his shrine through the streets, it's the beat of Indian drums and the monotonous chant of Indian voices. पंद्रह अगस्त 1947 एक ऐसा दिन जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, लेकिन इसी आजादी की एक ऐसी कीमत भी थी जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कोई अपना घर छोड़ रहा था, कोई अपना परिवार, तो कोई अपनी पूरी पहचान। इतिहास में शायद ही कोई ऐसी घटना हुई हो जिसमें एक ही रात में इतने लोग अपने ही वतन में बेघर हो गए हों। यही वजह है कि हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, ताकि उस दर्द, उस संघर्ष और उन लाखों अनकही कहानियों को याद रखा जा सके जो भारत के विभाजन के साथ जुड़ी हुई हैं। भारत की आजादी और विभाजन दोनों लगभग साथ साथ हुए। एक ओर ब्रिटिश शासन समाप्त हो रहा था, तो दूसरी ओर सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही थी। कई वर्षों से चल रही राजनीतिक परिस्थितियों, बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और अलग राष्ट्र की मांग के बीच ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन का निर्णय लिया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देशों के गठन का रास्ता तय हुआ, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी दोनों देशों की सीमाएं तय करना। इस जिम्मेदारी के लिए ब्रिटिश न्यायविद रेडक्लिफ को चुना गया। दिलचस्प बात यह है कि रेडक्लिफ इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे। उन्हें बेहद कम समय में पंजाब और बंगाल की सीमाएं तय करनी थीं। यही सीमा बाद में रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानी गई। लेकिन जब तक लोग ये समझ पाते कि उनका गांव, उनका शहर या उनका घर किस देश में जाएगा, तब तक हालात तेजी से बदल चुके थे। सीमाओं के ऐलान से पहले ही कई इलाकों में भय का माहौल बन चुका था। लोगों के बीच अफवाहें फैलने लगीं। वर्षों से साथ रहने वाले समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ने लगा। धीरे धीरे ये डर हिंसा में बदल गया और लाखों लोगों ने अपने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। किसी ने कुछ कपड़े समेटे, किसी ने जरूरी दस्तावेज, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें बिना कुछ साथ लिए ही निकलना पड़ा। किसी को नहीं पता था कि वो जहां जा रहे हैं वहां उनका भविष्य कैसा होगा, लेकिन इतना जरूर पता था कि अब वापस लौटना शायद कभी संभव नहीं होगा। कुछ ही दिनों में ये विस्थापन मानव इतिहास के सबसे बड़े पलायनों में बदल गया। अनुमान है कि लगभग 1,40,00,000 लोगों को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी। इनमें से करीब 90 लाख हिंदू और सिख भारत आए, जबकि लगभग 50 लाख मुसलमान पाकिस्तान चले गए। ये केवल आबादी का स्थानांतरण नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों की पूरी जिंदगी का अचानक बदल जाना था। लेकिन इस त्रासदी की सबसे भयावह कीमत इंसानी जानों ने चुकाई। अलग अलग अध्ययनों के अनुसार विभाजन के दौरान करीब 2 लाख से लेकर 10 लाख लोगों तक की मौत हुई। वहीं लगभग 2 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस विभाजन से प्रभावित हुए। किसी ने अपना घर खोया, किसी ने अपनी जमीन, किसी ने अपने परिजन और किसी ने अपना पूरा बचपन। हालांकि विभाजन का असर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर पड़ा, लेकिन इसकी सबसे भीषण तस्वीर पंजाब में देखने को मिली। ये वही इलाका था जहां सीमाएं सबसे अधिक उलझी हुई थीं और जहां सबसे ज्यादा लोगों को अचानक अपना सब कुछ छोड़कर निकलना पड़ा। जैसे जैसे नई सीमा स्पष्ट होती गई, वैसे वैसे सड़कों, बैलगाड़ियों और रेलगाड़ियों पर लोगों का सैलाब उमड़ने लगा। लाखों लोग एक अनजान भविष्य की ओर बढ़ रहे थे।
और इसी पलायन के बीच इतिहास ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे आज भी विभाजन की मौत वाली ट्रेनें कहकर याद किया जाता है। जो रेलगाड़ियां लोगों के लिए नई जिंदगी की उम्मीद लेकर चलती थीं, वही कई बार मौत का प्रतीक बन गईं। हजारों शरणार्थियों से भरी ट्रेनें एक सीमा से दूसरी सीमा की ओर जा रही थीं, लेकिन कई ट्रेनें ऐसी भी थीं जो अपने गंतव्य तक तो पहुंची, पर उनमें कोई जीवित नहीं बचा था। पूरा डिब्बा लाशों से भरा हुआ मिलता था। यह केवल यात्रियों पर हमला नहीं था, बल्कि इंसानियत पर ऐसा हमला था जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। रेलगाड़ियों के अलावा सड़कों पर भी वैसा ही भयावह दृश्य था। बैलगाड़ियों के लंबे काफले, पैदल चल रहे परिवार, सिर पर सामान उठाए महिलाएं, गोद में छोटे बच्चे और हाथ पकड़कर चल रहे बुजुर्ग। हर किसी की मंजिल एक ही थी, किसी तरह जिंदा बच जाना। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। रास्ते में हिंसा, लूटपाट और हमलों की अनगिनत घटनाएं हुई। कई परिवार एक दूसरे से बिछड़ गए और फिर कभी नहीं मिल पाए। विभाजन की सबसे दर्दनाक कहानियों में महिलाओं की पीड़ा भी शामिल है। बड़ी संख्या में महिलाओं का अपहरण हुआ, उनके साथ यौन हिंसा हुई और कई मामलों में जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया गया। अनेक परिवारों ने सामाजिक भय और सम्मान की रक्षा के नाम पर ऐसे कठोर निर्णय लिए जिनकी कल्पना आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। विभाजन केवल सीमाओं का बंटवारा नहीं था, बल्कि लाखों महिलाओं के जीवन पर हमेशा के लिए गहरे घाव छोड़ गया। हालांकि पंजाब सबसे अधिक प्रभावित रहा, लेकिन हर क्षेत्र की अपनी अलग त्रासदी थी। पूर्वी भारत की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं थी। विभाजन से पहले ही 1946 में पूर्वी बंगाल के नोआखाली क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा भड़क चुकी थी। अनेक गांव जला दिए गए, हजारों लोग मारे गए और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं सामने आईं। इस हिंसा ने पूरे देश को झकझोर दिया। हालात इतने गंभीर हो गए कि महात्मा गांधी स्वयं नोआखाली गए। उन्होंने कई महीनों तक गांव-गांव जाकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और हिंसा से प्रभावित परिवारों के बीच रहकर विश्वास बहाल करने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य से यह हिंसा आने वाले विभाजन की भयावह तस्वीर का केवल एक संकेत भर थी। विभाजन के दौरान सबसे अधिक प्रभावित लोगों में वो बच्चे भी थे जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपने घर, अपने स्कूल, अपने दोस्त और अपना बचपन खो दिया। लाखों बच्चे ऐसे थे जिन्हें समझ ही नहीं आया कि अचानक उनकी दुनिया क्यों बदल गई। किसी ने अपने माता पिता खो दिए, तो किसी ने अपने भाई बहनों से हमेशा के लिए बिछड़ने का दर्द झेला। आज भी विभाजन के प्रत्यक्षदर्शियों की यादों में ऐसे असंख्य किस्से दर्ज हैं जिनमें दर्द, भय और संघर्ष साफ दिखाई देता है। आजादी के तुरंत बाद भारत सरकार के सामने सबसे बड़ा मानवीय संकट था लाखों शरणार्थियों के पुनर्वास का। सितंबर 1947 में राहत एवं पुनर्वास मंत्रालय का गठन किया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर शरणार्थी शिविर बनाए गए। दिल्ली का पुराना किला, किंग्सवे कैंप और हरियाणा का कुरुक्षेत्र कैंप ऐसे प्रमुख केंद्र बने जहां लाखों लोगों को अस्थायी आश्रय, भोजन, चिकित्सा और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। लेकिन केवल राहत शिविर बनाना ही पर्याप्त नहीं था। लाखों परिवारों ने अपनी जमीन, दुकानें, कारोबार और घर सब कुछ खो दिया था। ऐसे में सरकार ने विस्थापित किसानों को नई कृषि भूमि उपलब्ध कराई। छोड़ी गई संपत्तियों के प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं विकसित की और पुनर्वास की एक व्यापक प्रक्रिया शुरू की। जिन लोगों ने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया था, उन्होंने नए शहरों, नए कस्बों और नई बस्तियों में अपनी जिंदगी दोबारा खड़ी की। आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के अनेक शहरों की आर्थिक और सामाजिक संरचना में उन शरणार्थी परिवारों का महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। विभाजन की ये त्रासदी केवल उस पीढ़ी तक सीमित नहीं रही, इसकी यादें अगली पीढ़ियों तक भी पहुंची। किसी परिवार के पास आज भी अपने पुराने घर की चाबी सुरक्षित है, किसी के पास बंटवारे से पहले की तस्वीरें, तो किसी के पास अपने गांव की मिट्टी की यादें। लाखों परिवारों के लिए विभाजन इतिहास की किताब का अध्याय नहीं, बल्कि उनके अपने परिवार की कहानी है। इसी ऐतिहासिक पीड़ा और लाखों लोगों के संघर्ष को स्मरण करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि हर वर्ष 14 अगस्त को
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य उन लोगों को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपना जीवन, अपना घर या अपने प्रियजनों को खो दिया। साथ ही ये दिन आने वाली पीढ़ियों को ये समझाने का प्रयास भी है कि नफरत, कट्टरता और सांप्रदायिक हिंसा का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। आज आजाद भारत लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन इस विकास यात्रा में उन लाखों लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद रखना भी उतना ही आवश्यक है जिन्होंने विभाजन की त्रासदी झेली और फिर शून्य से अपना जीवन दोबारा बनाया। उन्होंने केवल अपने परिवारों को ही नहीं संभाला, बल्कि नए भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।